तो दोस्तों, इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो और आप देखते हो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड दो ब्रांचेस हुआ करती थी, एक प्लेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलते थे सीएसई ब्रांच, और दूसरा हम बोलते थे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जाके ना कुछ सालों से कुछ नई ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं और जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी वाली कंप्यूटर साइंस की ब्रांच लें। यानी एक तो होती है प्लेन कंप्यूटर साइंस, एक होती है डेटा साइंस, एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग वाली, एक होती है साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसे ये मैंने 4 कैटेगरी बनाई है। ये 4 तरह की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस आजकल इंजीनियरिंग में आपको देखने को मिलती हैं। किसमें ज्यादा अच्छा करियर है, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसको पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा, ये सारी बातें आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो एमसीए करना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जगह पर लगभग आप देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन होता है। अब इनमें से कोई भी ब्रांच आपको लेना है तो पहले इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जिसमें मैं इन सब में क्या अंतर है वो डिटेल में बताऊंगा। और खास तौर पे हम लोग बात करेंगे 4 तरह की। एक, इन ब्रांचेस का मेन फोकस एरिया क्या है, आप इनमें क्या पढ़ेंगे, यानी सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आपको ये ब्रांच में एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद पढ़ाई करते हो, तो आगे फ्यूचर में जॉब किस प्रकार के आप कर पाएंगे और फायदे नुकसान क्या है अगर आप इन ब्रांच को चूज करते हैं। और जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में हम एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे जो एक तरह की समराइज थ्योरी होगी कि कौन सी ब्रांच लेना ज्यादा बेटर है, इनफैक्ट किसको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्योंकि सबके लिए तो एक ब्रांच बेस्ट नहीं हो सकती है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ब्रांच लेनी है, तो कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन आज होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirji.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और हमेशा की तरह MySirji पे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, यानी प्लेन सीएसई ब्रांच की। ये ब्रांच का जो मेन फोकस होता है वो होता है कंप्यूटर साइंस का ओवरऑल नॉलेज होना। देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना कि कोई प्रॉपर डिग्री नहीं लेते हैं कंप्यूटर साइंस की और वो लोग कोई एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं और एक एप्लीकेशन डेवलपर बन जाते हैं। हो सकता है उन्होंने PHP सीख ली हो या कोई दूसरी लैंग्वेज सीख ली हो और उसके कारण वो कुछ एक खास तरह की एप्लीकेशंस डेवलप करने की स्थिति में आ जाते हैं। उनकी जॉब भी लग जाती है, लेकिन ग्रोथ में वो कई बार सफर करते हैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का होलिस्टिक उनका नॉलेज नहीं होता है। तो जैसे आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है, आपको एक लाइब्रेरी बनानी है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करना है, अब ये सारी चीजें ना, पूरा इकोसिस्टम कंप्यूटर साइंस का, ये उनको समझ में नहीं आता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसका काम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसका काम क्या है, नेटवर्किंग का काम क्या होता है। तो यहाँ जो फोकस है ना वो ओवरऑल पे है, यानी आपको ऑलराउंडर बनाया जाता है। अब अगर इसके सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस में आप पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें कई बार फाइनल सेमेस्टर तक जाते जाते आपको कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट भी ऑफर किए जाते हैं जो इलेक्टिव हो सकते हैं, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी जैसे कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड को चुन सकते हैं। तो वो ऑप्शन आपको मिल सकता है, या आप अपने तरीके से डिग्री के बाहर भी कोई कोर्स करके इनमें स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो इस फील्ड में जाने का फायदे क्या है, इस ब्रांच में जाने का फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि ये एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी अकोमोडेट कर सकता है, यानी इसको हर कोई चुन सकता है। ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन वाले व्यक्ति हो तभी आप इसमें जाओगे। इवन आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा नहीं है तो भी आप इसमें जा सकते हो, इसमें आपके लिए स्कोप हमेशा रहेगा। तो मैं इसमें कुछ खास नुकसान नहीं देखता हूं। ये ब्रांच स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन ये इतना जेनरिक नॉलेज आपको देती है कि आप ऑलराउंडर बन जाते हैं और स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में करना फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रह जाता। और एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें जॉब की डिमांड काफी ज्यादा रहती है और ज्यादा वैरायटी की जॉब्स आप इसमें कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक तरह के एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, बहुत तरह की जॉब्स कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको मिलती है। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डेटा के ऊपर ये केंद्रित है। तो क्या होता है, कई बिजनेस ऐसे हैं जिसमें ढेर सारा डेटा कलेक्ट होता है, खासतौर पे जैसे कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, या हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या
ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस है, या और भी कुछ बड़ा बिजनेस हो सकता है जिसमें ढेर सारा डेटा जनरेट होता है। जब उस बिजनेस में इतना सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है तो उसको स्टोर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। स्टोर करने के साथ साथ उससे इनसाइट्स निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो बिजनेस की स्ट्रैटेजी डिसाइड करने के लिए और अपने बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए डेटा इनसाइट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और आज का जो गेम है मार्केट में वो डेटा के अराउंड ही जाता है, यानी जिसने डेटा को सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया वो मार्केट में विनर होता है। तो इसमें आप डेटा एनालिसिस की भी बात करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग की भी बात करते हैं, आप मशीन लर्निंग की भी बात करते हैं। इसमें जो सिलेबस में आपको पढ़ना होगा उसमें मैथ्स का भी कुछ पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है, खास तौर पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। पाइथन लैंग्वेज यहाँ पर बहुत अहम हो जाती है, तो पाइथन लैंग्वेज और उसकी कुछ लाइब्रेरीज आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। ये आपको सिलेबस में पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसमें आप मशीन लर्निंग के बारे में भी पढ़ते हैं, जिससे आप प्रेडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं। आपको डेटा माइनिंग भी पढ़ना होता है। आपने बिग डेटा, स्पार्क, हडूप इनका नाम सुना होगा, ये चीजों को भी पढ़ाया जाता है। और डेटा विजुअलाइजेशन के कई सारे टूल्स हैं जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, जिन पे काफी लोग जॉब कर रहे होते हैं। जैसे टेब्ल्यू की बात करें या बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें, ये कई सारे ऐसे मार्केट में टूल्स हैं जो इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि इन पे बहुत लोग जॉब कर रहे हैं। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, यानी कि जो डेटा है उसको हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं जिससे कि इजी टू अंडरस्टैंड हो डेटा। तो वो सारे टूल्स के बारे में भी इसमें सिखाया जाता है। तो ये मेन सिलेबस होता है। आप इससे क्या बन सकते हैं? आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। इसके फायदों में मैं आपको बताऊं, इसमें सैलरी पैकेज काफी अच्छा मिलता है। इसकी ह्यूज डिमांड है मार्केट में इस समय, खास तौर पे फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, इन क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही डिमांड है। और हम जानते हैं ये तीनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो खत्म नहीं होने वाले हैं, इनमें तो और ग्रोथ होनी है। लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान है? ये बड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की ब्रांच लेना चाहते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी। आपका मैथमेटिक्स का अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, आपका मैथ्स सॉलिड होना चाहिए, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। क्योंकि डेटा के अराउंड पूरा काम करना है, जो कैलकुलेशन स्टफ करना है उसमें स्टैटिस्टिक्स लगती है, उसमें प्रोबेबिलिटी लगती है, मैथ्स के कुछ और टॉपिक्स भी लगते हैं। लेकिन एक और इसमें एक बुरी बात मैं आपको बताऊं कि एज अ फ्रेशर इसमें जॉब लगने में थोड़ी दिक्कत होती है। रियल प्रोजेक्ट का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कंपनीज थोड़ा हेजिटेंट होती हैं इसमें जॉब देने में। लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो मैं बोलूंगा कि आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए या कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। यानी कि आप इस ब्रांच को अगर ले रहे हैं तो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा, अपने प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करिएगा। वर्क एक्सपीरियंस आपको शोकेस करना पड़ेगा। कहीं जॉब नहीं करिए तो कोई बात नहीं, पर इंटर्नशिप से भी वो चीज हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए तो उससे जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अच्छे क्वालिटी वर्क को आप जब तक दिखाएंगे नहीं, एज अ फ्रेशर जॉब लगने में थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। अब तीसरी ब्रांच की बात करते हैं, ये है AI/ML की ब्रांच, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो इस ब्रांच का जो मेन गोल है कि हम ऐसी मशीन्स डिजाइन करें जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर सके, इंसानों की तरह चीजों को सीख सकें और अपने आप को लगातार इंप्रूव करके ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर सके। और ये सब के लिए AI एल्गोरिदम्स वर्क करती हैं। तो इनके बारे में हमें यहां पढ़ना होता है। तो सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां आप पढ़ने वाले हैं डीप लर्निंग जो कि AI की ब्रांच है, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। पाइथन लैंग्वेज तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है AI डेटा साइंस के क्षेत्र में। आपको यहाँ पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो वगैरह कुछ लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। इस कोर्स को करने के बाद आप AI इंजीनियर बन सकते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, प्रेडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के आप दूसरे देखते हैं कि अलग अलग सोशल मीडिया पे आपको जो फीड्स आती हैं वो रिकमेंडेशन किस बेसिस पे हो रही है, वो इंटेलिजेंस कहां से आया, वो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब ब्रांच को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रोबोटिक्स डेवलपमेंट में जा सकते हैं। देखिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा रोबोटिक्स का इस्तेमाल होने वाला है और आज भी हो रहा है। हम बात करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की,
या हम घर में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स देखते हैं जो रोबोट्स हैं, चाहे वो क्लीनिंग करने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, या हो सकता है वॉशिंग मशीन जैसा कोई प्रोडक्ट आ रहा है, या हो सकता है डिश वॉशर आ रहा हो। हम बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस देखते हैं जहां पर यूज हो रहा है एआई का ये कॉन्सेप्ट। तो हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि मैन पावर रिड्यूस हुआ है और साथ में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने चालू हो गए, और ये सब बहुत फास्ट प्रोडक्शन हो पाता है। रोबोटिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। इवन आज की डेट में जो सर्जरीज हो रही हैं उसमें रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप अवेयर हैं इन बातों से तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में रोबोटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है हमारी डे टू डे लाइफ में। यानी हमारे आसपास जो काम हो रहे हैं उसमें रोबोटिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो रोबोटिक्स इंजीनियर भी अगर आपको बनना है तो इस ब्रांच को आपको चुनना चाहिए। तो इस फील्ड में जाने के फायदे क्या है? ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फील्ड है। इस फील्ड में जाके अच्छे से पढ़ाई करके अगर आप एक मुकाम बनाते हैं तो आप दुनिया का फ्यूचर तैयार करने वाले प्रोफाइल पे होंगे। लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसमें अगर आपको जाना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपका मैथ्स बहुत 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 अच्छा हो। यस, आप चाहे डेटा साइंस में जाना चाहते हो, चाहे AIML में जाना चाहते हो, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अलजेब्रा, कैलकुलस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं अभी एक जगह का वीडियो देख रहा था, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कर रहे थे कि जो हम अलजेब्रा पढ़ते थे, A+B का होल स्क्वायर, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। ये जो कैलकुलस पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसका रियल लाइफ में क्या ही यूज़ होता है। इससे पता चलता है कि अगर हमारे नेता ऐसे होंगे तो देश का भविष्य क्या ही डिसाइड करेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कितने यूज़ हो रही हैं, और हमारे चारों तरफ कई सारी चीज़ें, मशीनरी जो वर्क कर रही है उसके पीछे ये मैथ्स लगा हुआ है। अगर ये मैथ्स ना अप्लाई किया जाए तो ये चीज़ें बन नहीं पाएंगी। तो शायद आपने जब मैथ्स पढ़ा तब आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये कैलकुलस का क्या यूजेज है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होने वाला है। पर ये वो फील्ड है जहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और जबरदस्त बात यह है कि आपको बहुत ही क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको इस फील्ड में जॉब हासिल करनी है। वाकई में एक स्टैंड आउट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मार्केट रेडी प्रोडक्ट बना के बताना पड़ेगा आपको, तब जाके वो आपकी वैल्यू करेंगे और आपको जॉब मिलना आसान होगा। यानी जॉब मिलना AIML में जितना फैसिनेटिंग लगता है ये फील्ड, डेटा साइंस, AI जितनी फैसिनेटिंग लगती है, मैं आपको बता दूं ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए फील्ड नहीं है। अगर इन फील्ड्स में आपको जाना है तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका, और कुछ इनोवेशन करने वाला माइंडसेट होना चाहिए। आपको सिंपली अपना करिकुलम खत्म नहीं करना है, सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं करनी है कि बस हमने पास कर लिया और डिग्री हासिल कर ली, इतने भर से काम नहीं चलेगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डाल के अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप ये जस्टिफाई कर पाएं कि ये ब्रांच में जो पढ़ाया गया है उसका मुझे एप्लीकेशन आता है, तब जाके आपको जॉब मिल पाती है। चौथी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं जिस तरह के साइबर अटैक्स होते हैं उनसे बचाने वाले सिस्टम को बनाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ आज मशीनरी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी मशीन किसी भी मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कोई हैकर कोई ऐसा डिजिटल अटैक आपके सिस्टम पे करे जिससे कि डेटा वो चुरा ले, डेटा को करप्ट कर ले, या कुछ अनवांटेड एक्शन वो हमारी मशीन से करवा ले। ये सब चीजें बहुत ही डेंजरस हैं और इन चीजों से बचने की जरूरत है जैसे जैसे हम AI की फील्ड में ग्रो करते जा रहे हैं। और खास तौर पे डिफेंस सेक्टर में तो इसकी खासी जरूरत होती है, फाइनेंशियल सेक्टर में इसकी खासी जरूरत होती है। तो सिक्योर सिस्टम बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक अच्छी फील्ड हो सकती है। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट, कैसे नेटवर्किंग काम करते हैं, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आप समझेंगे, फायरवॉल क्या होती है, उसका क्या रोल होता है, कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को इस ब्रांच में पढ़ाया जाता है।
इसके बाद आप किस तरह की जॉब कर सकते हैं? आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, जो एनालाइज करता है कि किसी सिस्टम में किस तरह का सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, कौन कौन से लूप होल्स है, कहां पर से अटैक हो सकता है, तो उसको कैसे सिक्योर करना है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, ये काम करना पड़ता है। आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जो काफी डिमांडिंग जॉब है आज की डेट में। एथिकल हैकर आप बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर आप बन सकते हैं, तो इस तरह के कुछ रोल्स आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, इसके फायदे ये हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। लेकिन क्या होता है ना, इस फील्ड में अगर आपको जाना है तो आपको कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशंस भी करने पड़ेंगे। यानी आप सिर्फ अपनी डिग्री के भरोसे मत रहिएगा, इसमें एडिशनल सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे एक सर्टिफिकेशन है CEH, एक सर्टिफिकेशन है CISSP या CompTIA सिक्योरिटी प्लस। इस तरह के कुछ सर्टिफिकेशंस आपको करने पड़ सकते हैं। अब इस फील्ड में जाने का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग बहुत फैसिनेट होते हैं इन टर्म से कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, लेकिन रियलिटी चेक करना जरूरी है कि इसमें जाएंगे तो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि लगातार नए नए तरह के अटैक्स भी डेवलप होते जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नई चीजों को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप रिलेवेंट रहेंगे। मतलब हमेशा रिलेवेंट बने रहने के लिए, जॉब में रिलेवेंट बने रहने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। तो ये फील्ड क्रिएटिव ना होके डिफेंसिव फील्ड है। तो जैसे आप बाकी 3 ब्रांचेस को देख रहे थे, वो क्रिएटिव फील्ड थी, उसमें कुछ हम डेवलप कर रहे थे, यहाँ पे हम सिक्योर कर रहे हैं। अब आपको ये 4 ब्रांचेस के बारे में एक आइडिया हो गया है कि 4 ब्रांचेस में एक्चुअल में क्या पढ़ाया जाता है और किस तरफ इसका फोकस है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर मैं इनको थोड़ा और समराइज करके आपको बताऊं जिससे आपको समझना आसान हो जाए, तो मैं बात करूंगा कुछ पैरामीटर्स पे। नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर हम इस ब्रांच को चूज करते हैं तो हमें अगर बीच में समझ में आता है कि थोड़ा कहीं दाएं बाएं करियर बनाना है तो वो कितना आसान होगा। दूसरा पैरामीटर रहेगा जॉब की डिमांड, किस सेक्टर में ज्यादा डिमांड है। तीसरी चीज की हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स जो हमें इस ब्रांच में पढ़ाए जाते हैं। और चौथा पैरामीटर होगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स को ये ब्रांच चुननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले पैरामीटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, यानी प्लेन ब्रांच, क्योंकि इसको करने के बाद आप अपना करियर किसी भी तरफ बना सकते हैं। आपको स्पेशलाइजेशन, देखिए उसमें पूरा जेनरिक लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है, होलिस्टिक लेवल पे पढ़ाया जाता है। आप स्पेशलाइजेशन बड़े आराम से कहीं बाहर से भी कर सकते हैं और आपको हो सकता है करिकुलम में ही इलेक्टिव का ऑप्शन मिल जाए। तो आप सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल इस ब्रांच को मानिए। दूसरे नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है डेटा साइंस वाली ब्रांच पे, कि उसके बाद भी आप AI/ML में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और मन किया तो साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और AI/ML में अगर आप चुनते हैं ना तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, यानी आपका जो गोल है वो बड़ा नैरो हो जाता है। अब आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते दाएं बाएं जाने के, आपने जो फील्ड चूज करी है उसी में आपको करियर बनाना रहेगा। और जॉब की डिमांड की बात करें तो सबसे ज्यादा डिमांड भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की है, प्लेन ब्रांच वालों की, क्योंकि वो ज्यादा वैरायटी ऑफ जॉब्स को कैटर करने वाली ब्रांच है। बाकी तीनों ब्रांच का लेवल एक जैसा है, तीनों में लगभग बराबर ही जॉब डिमांड है, लेकिन पहले नंबर पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर बात कर लें तो कोर सब्जेक्ट में हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग, इन सब का आइडिया चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना होता है। बाकी डेटा साइंस वाली ब्रांच में आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना होता है, मशीन लर्निंग सीखना होता है, हडूप, स्पार्क जैसे एप्लीकेशन सीखनी होती हैं। AI/ML में आपको काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई करनी होती है। AI/ML के बारे में आपको उसमें कितनी टेक्निक्स हैं, मतलब थ्योरेटिकल ज़्यादा लगेगा आपको, हालांकि उसका सबका प्रैक्टिकल वर्जन है, लेकिन उसमें काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। उसमें डेफिनेटली आप मशीन लर्निंग भी पढ़ते हैं। और साइबर सिक्योरिटी में तो आप सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, हैकिंग के बारे में पढ़ते हैं, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, नेटवर्किंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या लेयर होती हैं, कहाँ पे क्या अटैक हो सकता है, इसके बारे में, पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि किस तरह के स्टूडेंट को कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो अगर आप ऑल राउंड एक्सपोजर चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच लीजिए, और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई मुझे अभी क्लियर नहीं है कि मुझे किधर जाना है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी और आप ओवरऑल सभी कुछ पढ़ रहे होंगे। डेटा साइंस वाली ब्रांच तब लीजिए जब आपको डेटा से प्यार है और आपको स्टैटिस्टिक्स और ये मैथ्स का पोर्शन बहुत पसंद आता है। अगर आप इस तरह के हैं, आपने वाकई में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रखा है कि भाई मुझे डेटा के अराउंड ही रहना है, मुझे स्टैटिस्टिक्स बड़ा पसंद है, तो फिर आप इस ब्रांच पे आइएगा।
क्योंकि अगर आप बोलते कि नहीं मैंने एक्सप्लोर तो नहीं करा, मुझे नहीं मालूम मैथ्स मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लेन ले लीजिए, डेटा साइंस मत लीजिए। डेटा साइंस के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए। AI/ML वाली ब्रांच किसको लेनी चाहिए? जिसको फ्यूचरिस्टिक कुछ इनोवेटिव काम करने की इच्छा है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि शेख चिल्ली वाली इच्छा ही है और हम करते कुछ भी नहीं है, वैसे वाले लोगों के लिए नहीं है। एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ब्रांच नहीं है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पैशनेट होना पड़ेगा अपने काम के लिए। अगर हैं, सिर्फ सोच में नहीं, एक्चुअल रियलिटी में हैं, आप मेहनत करते हैं उस तरह की, आपने पास्ट में भी कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट करा हुआ है, तो मैं बोलूँगा आप इस ब्रांच में आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, इंटेलिजेंस मांगती है, आपका मैथ्स पे भी कमांड ये मांगती है, तो इसमें आपका नॉलेज के साथ साथ IQ भी अच्छा होना चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर हमें सिक्योरिटी साइड जाना है, हमें डेवलपमेंट में जाना ही नहीं है, हमें डिफेंसिव मोड के काम ही करने, हमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड काम करने हैं और हमें कंटिन्यूस पढ़ाई करना पसंद है सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो अगर इस फील्ड में आपका पैशन है तो आप इसमें जाइए। तो अब अगर मैं बॉटम लाइन बोलूं तो आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लेन ब्रांच चुननी चाहिए। अगर आपके माइंड में इतना सब सुनने समझने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आ रही, जिसको भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, आप प्लेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच चुन लीजिए। वरना इस वीडियो में मैंने हर एक चीज का डिटेल आपको बताया है, उसको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किसको क्या करना चाहिए। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि आपको कौन सी ब्रांच चुननी चाहिए। और आप अगर ट्रेंड को देखेंगे ना कि ज्यादातर स्टूडेंट्स किस ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उससे भी समझ पाएंगे कि लोगों की समझ क्या है। ज्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ही पहला प्रेफरेंस देते भी हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि जब वो किसी से एडवाइस लेते हैं, कोई भी एक्सपर्ट होगा इस फील्ड का, तो वो इन बातों को जानता होगा जो मैंने आपके साथ साझा करी है, तो वो बहुत आसानी से ये डिसाइड करके बता देता है कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि ये जनरल की बात है, आपके सब्जेक्टिव बात होनी चाहिए कि भाई आप कैसे हो, आप क्या चाहते हो, आपकी स्किल सेट क्या है, उसके हिसाब से ब्रांच डिसाइड होती है। तो मैंने बहुत जनरल लेवल पर बताया, लेकिन मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है और आप अब डिसाइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कुछ आपको डाउट्स आते हैं, तो 1-to-1 कंसल्टेंसी के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं और मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग करा सकते हैं। सो माय सरजी चैनल जाना जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए जो आपके करियर में आपको हेल्प करे। साथ में कई सारे कोर्सेज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। इन सबको चेक कर सकते हैं आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर। अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट देकर भी बताइए, शेयर भी करिए, इसको लाइक भी करिए, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ आती रहेगी। थैंक यू, गुड बाय।